गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे क्या टैक्स एडवोकेट नोटरी एडवोकेट बन सकते हैं। मेरे एक व्यूअर्स ने सवाल मुझसे किया है। इस टॉपिक पर आज हम इन शीर्षकों पर भी चर्चा करेंगे कि नोटरी का महत्व और भूमिका क्या है, टैक्स एडवोकेट और नोटरी, इसके बारे में भी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। नोटरी एक्ट 1952, क्या टैक्स एडवोकेट नोटरी बन सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, नोटरी बनने के फायदे टैक्स एडवोकेट को किस प्रकार से मिलेंगे और इसका निष्कर्ष होगा। और कुल 22 प्रश्न इस टॉपिक पर मैंने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए स्पेशली, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सर, टैक्स एडवोकेट नोटरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक सब्जेक्ट है। हमारे एक व्यूअर्स ने इस पे सवाल किया है। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम नोटरी के महत्व और भूमिका को समझ लेते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 दो कानून इस संबंध में बनाए गए हैं। और नोटरी एक कानूनी अधिकारी होते हैं जिसे पब्लिक ऑफिसर भी बोला जाता है, जिनकी जिम्मेदारी दस्तावेजों को प्रमाणित करने की होती है। और नोटरी का कार्य विशेष रूप से दस्तावेजों की कानूनी की स्थिति को सुनिश्चित करना होता है ताकि वे अदालतों में या अन्य कार्यों में मान्य हो सकें। टैक्स एडवोकेट और जो नोटरी है उसके संबंध में सवाल ये उठता है कि क्या टैक्स एडवोकेट मुख्य रूप से कर मामलों से संबंधित होता है, नोटरी के रूप में कार्य कर सकते हैं वो, क्योंकि उनका कार्य टैक्स से रिलेटेड होता है, तो क्या वे नोटरी का कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हमें भारतीय कानून और नोटरी एक्ट 1952 को देखना और समझना होगा। नोटरी एक्ट 1952 क्या कहता है सर, इसमें शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। नोटरी एक्ट 1952 में ये बताया गया है कि नोटरी बनने के लिए कुछ विशेष योग्यताएं आपके पास होना चाहिए। इसके अनुसार एक व्यक्ति को नोटरी बनने के लिए कुछ शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है, जिसमें नंबर 1 है व्यक्ति को कानून के क्षेत्र में एक निर्धारित अनुभव होना चाहिए, वकालत की प्रैक्टिस का अनुभव उसको होना चाहिए। नंबर दूसरा है उसे एक प्रैक्टिसिंग वकील होना चाहिए, मतलब डेली कोर्ट में वकालत करने वो जा रहा है और कोर्ट की प्रैक्टिस वो कर रहा है और कोर्ट के कार्य का उसका अनुभव है। उसे कानून में एक उपयुक्त डिग्री प्राप्त होना चाहिए। नंबर तीसरा है टैक्स एडवोकेट जो एक प्रमाणित और प्रशिक्षित वकील होते हैं, उनके पास कानून की डिग्री होती है और वे कर मामलों में विशेषज्ञ होते हैं। मतलब जो डिग्री की आवश्यकता है नोटरी के लिए, वो डिग्री तो उनके पास होती ही है। क्या टैक्स एडवोकेट नोटरी बन सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आके यहीं पे रुकता है सर हमारा, कि क्या टैक्स एडवोकेट नोटरी बन सकते हैं। क्या टैक्स एडवोकेट नोटरी एडवोकेट बन सकते हैं, यही आके हमारा इस वीडियो का टाइटल है और यहीं से हमारे मुख्य वीडियो की शुरुआत होती है। तो उसका जवाब है हाँ सर, बिल्कुल बन सकते हैं। टैक्स एडवोकेट भी नोटरी एडवोकेट बन सकते हैं। वो किस प्रकार से बन सकते हैं उसमें मैं आपको आगे की जानकारी प्रदान करता हूँ। टैक्स एडवोकेट नोटरी के लिए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि वे कानून में योग्य होते हैं और उनके पास आवश्यक कानूनी अनुभव होता है। अगर वे नोटरी बनने के लिए अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें नोटरी के रूप में कार्य करने की अनुमति मिल सकती है। वो निर्धारित शर्तें क्या होंगी, वो नंबर 5 में बताया गया है। आवेदन की प्रक्रिया, टैक्स एडवोकेट को नोटरी बनने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। नंबर 1, नोटरी बनने के लिए आवेदन पत्र भरना होगा। नंबर 2, आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। नंबर 3, संबंधित राज्य से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। और नंबर 5 है नोटरी परीक्षा यदि आवश्यक हो पास करना होगी। जैसे कि वर्तमान में जो 2024 में नोटरी एडवोकेट्स नियुक्त किए जा रहे हैं तो उनका ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ है। तो इसी प्रकार से आप जब आवेदन देंगे तो वो जो भी प्रोसेस होगी तो उसको प्रोसेस के पालन में आपको इंटरव्यू देना होगा। सभी नोटरी अधिवक्ताओं का वर्तमान में इंटरव्यू हुआ है और उसके बाद ही उनको नोटरी एडवोकेट में उनका चयन किया गया है। नोटरी बनने के फायदे सर, आप टैक्स एडवोकेट है तो आपको क्या हो सकते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। अगर एक टैक्स एडवोकेट नोटरी बनता है तो उसे कुछ लाभ हो सकते हैं, जैसे कि आपके ग्राहकों के लिए दस्तावेज की प्रमाणिकता को सत्यापित करने की क्षमता आपके पास आ जाएगी। अपने कर व्यवसाय के साथ साथ नोटरी सेवाएं प्रदान करने का भी अवसर आपको मिलेगा। कानूनी सेवाओं में विविधता और विस्तार होगा। टैक्स एडवोकेट को नोटरी एडवोकेट बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें उनका एक एडवोकेट होना जरूरी है, जो कि वो एडवोकेट ऑलरेडी हैं, तभी वो टैक्स एडवोकेट का कार्य कर रहे हैं।
दूसरा सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत उनका पंजीकरण होना आवश्यक है। और आवेदक को कम से कम 10 वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक है यदि ये सामान्य श्रेणी में आता है, और यदि वो अनुसूचित जाति, जनजाति या महिलाओं में आते हैं तो उन्हें 7 वर्ष का विधिक व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में आपको बताया था कि उनको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो प्रैक्टिस का मतलब यही है कि वो डेली कोर्ट में जा रहे हो और वकालत के कार्य का उनको पूरा अनुभव हो, सभी कानूनों का उनको ज्ञान हो। इसमें जो विशेष प्रावधान है टैक्स एडवोकेट होने का लाभ, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले से कर मामलों में विशेषज्ञ होते हैं, जिससे उन्हें नोटरी पब्लिक के रूप में कार्य करने में आसानी होती है। इसमें आवेदन की जो प्रक्रिया होगी, तो आवेदन की प्रक्रिया में मैंने अभी जो आपको पहले बताया था उसी की डिटेल में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ आगे। आवश्यक दस्तावेज जो आपके होंगे वो क्या क्या दस्तावेज होंगे। एक टैक्स एडवोकेट को यदि नोटरी एडवोकेट बनना है तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें नंबर 1 है अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र, बार काउंसिल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत जो उनका पंजीयन होता है उसी के तहत ये सर्टिफिकेट उनके पास होना आवश्यक है। नंबर 2 है अनुभव प्रमाण पत्र। नंबर तीसरा है पासपोर्ट साइज फोटो। नंबर 4 है आवेदन पत्र। और 5 है आपके जाति का प्रमाण पत्र यदि आपको लागू होता है। बाकी की जो प्रोसेस मैंने आपको आगे बताई है, सेम प्रोसेस वही रहेगी। नोटरी के अधिकार और कर्तव्य या आपको इसमें बाद में आप में जानकारी मिलेगी। अब इसमें सर टैक्स एडवोकेट नोटरी एडवोकेट बन सकता है और बड़ा ही आसान है, लेकिन उसको निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही वो इस कार्य को करने में सक्षम हो पाएंगे। अब आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड और नोटरी से रिलेटेड कुछ 20 क्वेश्चन भी मैंने तैयार किए हैं जो ई बुक के अंदर लिखे हुए हैं, उसी में से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ताकि इससे आपको और कुछ भी जानकारी मिल सकती है। नंबर 1 प्रश्न है हमारा, क्या टैक्स एडवोकेट नोटरी पब्लिक के लिए आवेदन कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, यदि वे अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करते हो। जैसा कि शर्तें मैंने आपको ऊपर बता दी, वकालत की प्रैक्टिस का अनुभव और संबंधित संलग्न दस्तावेज जो जो उसमें होंगे। नंबर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आवेदन प्रक्रिया में कितना समय लगता है? उत्तर है इसका, यह प्रक्रिया आमतौर पर 3 से 6 महीने का समय ले सकती है। ये एक उसका उत्तर है, लेकिन वर्तमान में 8 महीने तो हमको हो चुके हैं सर, सभी नोटरी एडवोकेट्स को लगभग इंतजार करते हुए, और पूरी ऑल इंडिया में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देने की कार्रवाई चालू है। तो इस प्रकार से वो जो भी स्थिति हो, ये समय और हालात के हिसाब से रहेगा, लेकिन अमूमन 3 से 6 माह का समय इसमें लग सकता है। नंबर तीसरा क्वेश्चन है, नोटरी पब्लिक की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? इसका उत्तर है सर, नोटरी पब्लिक की नियुक्ति आमतौर पर 5 वर्षों के लिए होती है, जिसे नवीनीकृत किया जा सकता है। अगले 5 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया जाएगा। 5-5 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। अभी वर्तमान में भी 5 साल के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जा रहा है। नंबर चौथा है, इसमें सर मिस्टेकें भी काफी निकाली जा रही हैं। ऐसा इतना मतलब इतना इजी नहीं है प्रोसेसिंग में, जो चयन होने के बाद है जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के एफिडेविट डबल से मांगे जा रहे हैं। जैसे किसी ने सरनेम 10th 12th में नहीं लगाया था और बाद में सरनेम लगा लिया तो उसके बारे में भी एफिडेविट है। किसी के 10th 12th में सरनेम है और बाद में नहीं है तो उसके बारे में जेएमएफसी जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का एफिडेविट मांगा जा रहा है। और छोटी छोटी प्रॉब्लम या छोटी छोटी मिस्टेकों को भी लेके उनके द्वारा जो है कि नोटिस दिए जा रहे हैं और उनकी खानापूर्ति की जा रही है। इसी में समय भी लग रहा है। तो ये सारी प्रोसेस है। यदि आपका नोटरी में चयन होता है, कोई भी टैक्स एडवोकेट जो नोटरी बनना चाहते हैं, जो मेरे एक व्यूअर्स हैं उनका सवाल भी है कि सर क्या टैक्स एडवोकेट नोटरी बन सकते हैं, तो आपको भी इन सभी समस्याओं को इसी प्रकार से फेस करना होगा जो कि आप देख रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया के सभी नोटरी एडवोकेट्स कर रहे हैं। 6 स्टेटों में नोटरी दिए जाने का कार्य चालू हो चुका है और अभी पूरा ऑल इंडिया की सभी स्टेट्स बाकी हैं और सभी लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कि उन्हें जल्दी से नोटरी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो और वो नोटरी के कार्य को प्रारंभ करें। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नोटरी पब्लिक बनने के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए? उत्तर है सर इसका, नोटरी पब्लिक बनने के लिए उम्मीदवार को कानून में स्नातक एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। उसे वकील के रूप में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। 7 वर्ष का महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग की स्थिति में माना जाएगा। नंबर 5वां क्वेश्चन है, नोटरी पब्लिक के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है? उत्तर है, नोटरी पब्लिक के लिए आवेदन संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार के नोटरी विभाग में किया जा सकता है। ये यदि सेंट्रल की नोटरी निकलती है तो आप सेंट्रल में आवेदन दे सकते हैं, और यदि स्टेट गवर्नमेंट की नोटरी निकलती है तो आप स्टेट गवर्नमेंट में आवेदन दे सकते हैं। ये वैकेंसी नोटरी की तरफ से ही निकाली जाती है। जैसे ही आपको पता लगेगा तो आप तैयार रहें और आप अपने आवेदन और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। पिछली बार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भरवाए गए थे,
इस बार भी संभव है कि ऑनलाइन आवेदन ही भरवाए जाएं, तो आपको जैसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है आप ऑनलाइन इसका अप्लाई करें। और वेलकम नोटरी पोर्टल भी बना दिया गया है खास तौर से नोटरी एडवोकेट्स के लिए ऑल इंडिया में। तो इस प्रकार से आप उसको आगे आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 है, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य में नोटरी पब्लिक के रूप में काम कर सकता है? उत्तर नहीं। एक व्यक्ति को केवल एक राज्य में नोटरी पब्लिक के रूप में कार्य करने की अनुमति होती है। नंबर 7वां क्वेश्चन है हमारा, नोटरी पब्लिक का कार्य क्या है? उत्तर है साहब, नोटरी पब्लिक दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि करता है, जैसे कि हस्ताक्षर प्रमाणित करना, शपथ लेना, प्रमाण पत्र जारी करना आदि। 8वां क्वेश्चन है सर हमारा, क्या नोटरी पब्लिक को किसी क्या नोटरी पब्लिक को किसी विशेष प्रकार के दस्तावेजों पर कार्य करने की अनुमति है? उत्तर है इसका हाँ। नोटरी पब्लिक को दस्तावेजों की श्रेणी के अनुसार कार्य करने की अनुमति होती है, जैसे वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, शपथ पत्र, अनुबंध पत्र आदि। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, क्या नोटरी पब्लिक के पास किसी दस्तावेज को अस्वीकार करने का अधिकार है? उत्तर है हाँ। यदि दस्तावेज में कोई कानूनी खामी हो या गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया हो तो नोटरी पब्लिक इसे अस्वीकार कर सकता है। जैसे कि ऑल इंडिया में विवाह और विवाह से संबंधित दस्तावेजों की नोटरी नोटरी एडवोकेट्स के द्वारा नहीं की जाएगी। ये हाई कोर्ट ने कई जजमेंटों में भी पारित किया है, जो मेरे चैनल पर मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं इसी संबंध में, कि नोटरी एडवोकेट के द्वारा विवाह और विवाह से संबंधित दस्तावेजों का निष्पादन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में नोटिस भी जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार के दस्तावेज यदि नोटरी वकील के सामने आते हैं तो वो उनको प्रमाणित करने से मना कर सकता है। नंबर 10वां क्वेश्चन है, नोटरी पब्लिक के दस्तावेजों की प्रमाणिकता कितनी वैध होती है? उत्तर, नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित दस्तावेज भारतीय कानून के तहत मान्य होते हैं जब तक कि कोई विशेष विवाद ना हो। क्या नोटरी अदालत में मान्य है? इस टॉपिक पे मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड है, काफी पहले मैंने तकरीबन 8 या 9 माह पहले उसको मैंने अपलोड किया है। उसमें मैंने पूरी डिटेल जानकारी इसमें दी है कि किस प्रकार से नोटरी अदालत में मान्य होगी। आप उस वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नंबर 11वां क्वेश्चन है सर हमारा, क्या नोटरी पब्लिक को शुल्क लेने का अधिकार है? उत्तर, हाँ। नोटरी पब्लिक को कानूनी रूप से निर्धारित शुल्क लेने का अधिकार है, जो विभिन्न दस्तावेजों के प्रकार पर निर्भर करता है। शुल्क लेने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। क्यों? क्योंकि नोटरी एडवोकेट्स पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा इनको कोई तनख्वाह भी नहीं दी जाती है। ये स्वयं ही जो वर्क करते हैं और उनकी जो निर्धारित फीस है वो लेते हैं, यही इनकी फीस होती है। एक पब्लिक ऑफिसर के रूप में इनका वर्क होता है नोटरी एडवोकेट्स का, तो ये उनके द्वारा निर्धारित फीस ली जाती है। नंबर 12वां क्वेश्चन है, क्या नोटरी पब्लिक को एक बार नियुक्त होने के बाद कोई परीक्षा देना होती है? उत्तर है नहीं। नोटरी पब्लिक को नियुक्त होने के बाद परीक्षा नहीं देनी होती, लेकिन उन्हें समय समय पर अपने ज्ञान को अपडेट करना होता है, जो कि संशोधन होते रहते हैं नोटरी एडवोकेट में, या कुछ दिशा निर्देश भी आते रहते हैं वहां से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हाई कोर्ट के जजमेंट भी आते रहते हैं। तो आपको उन सबको ध्यान में रखते हुए नोटरी के कार्य को करना होता है। जैसे कि वर्तमान में विवाह और विवाह विच्छेद से संबंधित जो कानून आया है कि कोई भी नोटरी एडवोकेट विवाह और विवाह से संबंधित दस्तावेजों का निष्पादन नहीं करेगा। अब आपको अपडेट अगर आप नहीं है और आपको मालूम ही नहीं है इस बारे में, और आपने उठा के शपथ पत्र बना दिया, 2 लोगों की शादी कर दी, उनका एग्रीमेंट भी कर दिया, तो इसलिए इसमें बताया गया है कि आपको अपडेट रहना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है सर हमारा, क्या एक नोटरी पब्लिक को सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार होता है? उत्तर है नहीं। नोटरी पब्लिक स्वतंत्र पेशेवर होता है और उसे सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि सरकारी अधिकारी को गवर्नमेंट की तरफ से प्रशासनिक शक्तियां दी गई होती हैं, जैसे कि एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय, नायब तहसीलदार महोदय। लेकिन नोटरी अधिकारी महोदय इस तरीके के नहीं होते हैं, ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव या न्यायिक शक्ति कुछ नहीं मिलती है। उनका कार्य सिर्फ दस्तावेजों की जांच करना और प्रमाणित करना होता है। नंबर 15वां क्वेश्चन है सर हमारा, नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों को किस प्रकार की वैधता मिलती है? उत्तर है, नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों को भारतीय न्यायालयों में स्वीकार किया जाता है और उन्हें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। नंबर 16वां क्वेश्चन है हमारा सर, इसमें क्या एक व्यक्ति 16वां क्वेश्चन है सर हमारा, क्या एक व्यक्ति नोटरी पब्लिक से दस्तावेज प्रमाणित करवा सकता है यदि वह दस्तावेज किसी अन्य देश में उपयोग करना चाहता हो? मतलब फॉरेन कंट्रीज में वो दस्तावेज का उपयोग करना चाहता हो, तो क्या नोटरी वकील से उस दस्तावेज को प्रमाणित करवा सकता है? उत्तर है सर इसका हाँ। यदि दस्तावेज का उपयोग विदेश में करना है तो उसे अपोसिटल या कंसुलर सर्टिफिकेशन की आवश्यकता हो सकती है।
नंबर 17वां क्वेश्चन है हमारा, नोटरी पब्लिक की नियुक्ति को नवीनीकरण कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर है, नोटरी पब्लिक की नियुक्ति को नवीनीकरण के लिए उसे निर्धारित शर्तों को पूरा करना होता है और आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से इसे नवीनीकरण किया जा सकता है। जैसे कि जो नोटरी एडवोकेट्स वर्तमान में नियुक्ति किए जा रहे हैं, तो 5 साल बाद उनको ऑनलाइन ही नोटरी नवीनीकरण की फीस जमा करनी होगी। उसके बाद 5 साल के लिए उनका नोटरी सर्टिफिकेट नवीनीकृत कर दिया जाएगा। नंबर 18वां क्वेश्चन है सर हमारा, क्या नोटरी पब्लिक के पास किसी दस्तावेज को बदलने या संशोधित करने का अधिकार होता है? उत्तर नहीं। नोटरी पब्लिक के पास दस्तावेज को बदलने या संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है, वह केवल दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि करते हैं। जैसे कि दो लोग एग्रीमेंट लेके आए नोटरी एडवोकेट महोदय के समक्ष, दो गवाह भी आए, एक अनुबंध करता है, एक अनुबंध गृहीता और दो गवाह, तो उनकी आईडी प्रूफ की पहचान कि हाँ ये जो आधार कार्ड में जो लोग हैं वही सामने खड़े हैं, जो दस्तावेज पे दस्तखत किए गए हैं वही दस्तखत उनके रजिस्टर में होना चाहिए और उसमें जो लेख लिखा हुआ है उससे सभी सहमत हैं। इस बात की सत्यता की पूरी जांच और पुष्टि करने का कार्य नोटरी एडवोकेट महोदय का है, ताकि यदि कल से कोर्ट में उनको अदालत में कोई मामले को लेकर बयान देने की नौबत आए तो दस्तावेज के आधार पर अदालत में बता सकें कि ये दस्तावेज मेरे द्वारा नोटरी किया गया था, इस क्रमांक से मेरे रजिस्टर में ये दर्ज है, इस पे जो दस्तखत है वही दस्तखत उन्होंने मेरे रजिस्टर में किए थे और जो बात लिखी थी उसी की इन्होंने नोटरी करवाई थी। नंबर 18वां है, नंबर 19वां है सर हमारा, क्या नोटरी पब्लिक को किसी दस्तावेज क्या नोटरी पब्लिक को किसी व्यक्ति के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उसकी उपस्थिति अनिवार्य है? उत्तर है हाँ। नोटरी पब्लिक के सामने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होती है। नंबर 20वां क्वेश्चन है सर हमारा, क्या नोटरी पब्लिक के पास किसी दस्तावेज को रद्द करने का अधिकार है? उत्तर नहीं। नोटरी पब्लिक को दस्तावेज को रद्द करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन यदि दस्तावेज में कोई कानूनी खामी हो तो वह उसे अस्वीकार कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको एक विवाह और विवाह के दस्तावेज के संबंध में बताया था उदाहरण। दूसरा उदाहरण ये भी हो सकता है कि विधि विरुद्ध अनुबंध, कोई भी गैर कानूनी अनुबंध जो भारतीय कानून से विधि विरुद्ध हो, इस प्रकार के अनुबंध। तो ये सर ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ई बुक के अंदर से ही जानकारी दी है मैंने। इस ई बुक का भी मैं परिचय आपको शॉर्ट में करा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लाल अक्षरों में, क्या टैक्स एडवोकेट नोटरी के लिए आवेदन कर सकता है, ये ई बुक है सर। और इसको मैंने समझाने के लिए अलग अलग अध्याय में बांट दिया है। जो शॉर्ट में मैंने आपको पढ़ के बताया उसकी पूरी डिटेल इस ई बुक के अंदर मौजूद है। अध्याय 1 में नोटरी पब्लिक के कार्य और उनका महत्व है। अध्याय 2 में टैक्स एडवोकेट नोटरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी दी गई है जो मैंने आपको बताई थी अभी। और अध्याय 3 में आवेदन की प्रक्रिया है और अध्याय 4 में नोटरी के अधिकार और कर्तव्य हैं। अध्याय 5 में नोटरी पब्लिक के व्यवसायिक लाभ हैं और अध्याय 6 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। इसमें मैंने विषय सूची में तो 4 क्वेश्चन लिए हैं, बाकी के जो अंदर इसकी डिटेल जो लिखी है उसमें तकरीबन 20 क्वेश्चन मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनको मैंने पढ़ के अभी आपको बताया है। और ये पूरी डिटेल में इसमें मेरे द्वारा जो जानकारी आपने पूछा उसको लिख दिया गया है और शॉर्ट में मैंने वीडियो में वो सारी जानकारी आपको प्रदान भी कर दी है। ये ई बुक है, इसकी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जो ई बुक के आगे आसमानी रंग की दिखाई देगी, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अमेजोन की साइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पे मैंने इसकी कीमत 99 रुपीज रखी है। यदि किसी को आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से परचेस कर सकते हैं। नोटरी एडवोकेट और टैक्स एडवोकेट, यही हमारे वीडियो का आज का टॉपिक था कि टैक्स एडवोकेट क्या नोटरी एडवोकेट बन सकते हैं? बिल्कुल सर बन सकते हैं। और सिर्फ टैक्स एडवोकेट ही नहीं, चाहे वो कोई से भी एडवोकेट हो, उनका एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत पंजीकरण आवश्यक है और उन्हें जो अनुभव मांगा गया है 10 साल की प्रैक्टिस और 7 साल की प्रैक्टिस, वो उनका होना आवश्यक है। ये दो नेसेसरी शर्तें हैं। यदि आप इनकी पूर्ति करते हैं तो आप चाहे टैक्स एडवोकेट हो या आप क्रिमिनल लॉयर हो या आप सिविल लॉयर हो या आप किसी भी क्षेत्र की वकालत करते हो, आप चाहे एक्सीडेंट क्लेम की प्रैक्टिस करते हो या बीमा कंपनी की तरफ से एडवोकेट का कार्य करते हो, मतलब आप टोटल कुछ भी वर्क एडवोकेटशिप का आप करते हो किसी भी ब्रांच का, लेकिन इसकी जो दो बेसिक शर्तें हैं, एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत आपका पंजीकरण आवश्यक है और 10 साल की वकालत का आपको अनुभव होना चाहिए या 7 साल की जो एक छूट के थे जिन लोगों को छूट प्राप्त प्रदान की गई है। इन दो शर्तों को आप पूरा करते हैं, उसके बाद आप इस योग्य हो माने जाएंगे कि आप नोटरी एडवोकेट्स बन सकते हैं। अब इसके बाद फिर वैकेंसी कब निकलेगी?
आपको कब आवेदन देना है, ये सब वेटिंग का प्रश्न रहेगा सर। फिर आपको जैसे ही आपको जानकारी मिलती है तो आप ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में सभी नोटरी एडवोकेट्स का चयन किए जाने से पहले ऑनलाइन उनसे आवेदन भरवाए गए थे। आवेदन भरवाने के बाद फिर उनको जो है कि उनका इंटरव्यू लिया गया था। इंटरव्यू लेने के बाद फिर उनको जो है कि जिनका चयन हो गया उनके नाम की लिस्ट भेजी गई थी। फिर उनसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए गए थे, रजिस्टर्ड डाक से मंगवाए गए थे। उसके बाद वेलकम नोटरी पोर्टल का गठन किया गया और फिर दोबारा उनसे वेलकम नोटरी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए गए। और अब उसमें जो मिस्टेक्स आ रही हैं वो मिस्टेक्स दूर करने का उनसे कहा जा रहा है, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का एफिडेविट उनके द्वारा मांगा जा रहा है। इसके बाद फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जा रहा है, वो भी ईमेल पर ही दिया जा रहा है। मेरे कई व्यूवर्स ने पूछा था कि सर ये कहाँ आएगा, तो ईमेल पर ही आएगा सर। और दूसरी बात ये है कि कई जो है कि मेरे व्यूवर्स ने पूछा था कि सर एरिया क्या होगा, तो आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस में देखना, मैंने देखा था कि आप जो भी आपकी तहसील जिला और संपूर्ण मध्य प्रदेश रहेगा ऐसा उसमें लिखा हुआ है। आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस में आप देखना। तो जो टैक्स एडवोकेट हैं वो बिल्कुल नोटरी एडवोकेट्स बने सर, और जो नोटरी एडवोकेट्स बन चुके हैं वो सभी इसी इंतजार में है कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस शीघ्रता से प्राप्त हो जाए ताकि वो भी उनका कार्य प्रारंभ कर सकें। तो इस प्रकार से आज के जो क्वेश्चन का जवाब था वो मैंने सर आपको दे दिया। मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको दे दी है। और मैंने मेरे चैनल पर नोटरी से रिलेटेड तकरीबन 40 वीडियो अपलोड किए हैं अलग अलग टॉपिकों पे। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे कहा है कि सर आप क्रिमिनल वीडियोस भी बनाए, तो मैं अति शीघ्र उस पर भी वीडियो बनाना प्रारंभ कर रहा हूँ। और वर्तमान में मेरे द्वारा नोटरी, वसीयत, काउंटर क्लेम इस पे वीडियो बनाए गए हैं। और निरंतर जो मेरे व्यूवर्स का सवाल होता है मैं उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और जहां तक बन सकता है मैं उनके सवालों का जवाब देता जरूर हूँ सर। और किसी कारणवश व्यस्तता के कारण मैं जवाब नहीं दे पाऊँ वो एक अलग बात हो जाती है। और अब अति शीघ्र मैं एक्सीडेंट क्लेम केस पर भी और चेक बाउंस पर भी और फौजदारी मामलों पर भी और सिविल मामलों पर भी वीडियो बनाना चालू करूंगा। वैसे मैं एक टॉपिक को सर लेता हूं पहले और उस पे जहां तक संभावित हो सकता है वीडियो बना देता हूं ताकि उसका कोई पहलू ना छूटे। एक वीडियो बना के मैं आगे बढ़ जाता हूं तो फिर उसमें बहुत से टॉपिक छूट जाते हैं। जैसे कि मैंने नोटरी अभी टॉपिक लिया था सर, तो नोटरी पे मैंने तकरीबन 40 वीडियो बना दिए। अभी मैंने काउंटर क्लेम का टॉपिक लिया था सर, तो तकरीबन 8 या 10 वीडियो मैंने काउंटर क्लेम पर बना दिए हैं सर। नाबालिग के सब्जेक्ट को मैंने अभी लिया था कि माइनर जो होता है, नाबालिग की संपत्ति क्या कोई बेच सकता है, तो इस पे तकरीबन 8 वीडियो और ई बुक एक ही बनाई मैंने उन सब की। तो इस प्रकार से मैं धीरे धीरे सर लगभग लगभग हर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपके नॉलेज में भी इजाफा हो, मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है सर। तो इस प्रकार से उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक